I'm Usman Iqbal and you are here with me on my channel Talk English 872. And I'm gonna kick off the first lecture in this video in which I will tell you the basic and the fundamental concepts that being a beginner you should know. By saying that I will talk about the language, I will tell you the definition, and after that I will describe or I will tell you the component or the element of the language, and after that I will talk it out, the one out of them, and will describe it in detail with explanation, and rest of the topics, rest of the component or the element will be described later on in my upcoming videos. But so here we go to start language. लैंग्वेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। मतलब बहुत से लिंग्विस्ट ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज को बहुत अपने अपने तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। चार्ल्स हॉकेट एक बंदा था जिस अमेरिकन हमारे पास लिंग्विस्ट है जिसने लैंग्वेज के बारे में 16 फीचर्स दिए हैं। ही proposed the 16 features about a language. So according to every features हम लैंग्वेज को डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नॉम चॉम्स्की ने अपना आइडियाज़ दिए इसके बारे में कि हम लोग इन नेट एक्विजिशन डिवाइस के साथ हम बोर्न होते हैं। उसने एक अपने अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। फर्डिनेंड डी सोशोर था, उसके बाद सेपियर था, उन लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी हैं। तो हम लैंग्वेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हमारा जो मेन कंसर्न होगा हम सिंपल डेफिनेशन से एक लेमैन डेफिनेशन लें और लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें, और ताकि हम लोगों को हर बंदे को एज ए बिगिनर समझ आ सके कि लैंग्वेज असल में है क्या है। तो लैंग्वेज को वी कैन डिफाइन लैंग्वेज, हम कह सकते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू विच वी कैन कन्वे अवर मैसेज टू अदर। यानी ये लैंग्वेज वो चीज़ है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है थ्रू विच जिसके ज़रिए हम लोग अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं, चाहे हम लिखते हैं, तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमारा मैसेज दूसरे तक कन्वे हो जाए। तो हम अपने मैसेज कन्वे करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है लैंग्वेज। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इट्स साइन ऑफ और द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बात तो हमने मान ली कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज दूसरे बंदों तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए और कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक इसका तरीका है वर्बल कम्युनिकेशन, और सेकंड जो है इसका वो हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो टाइप्स के तौर पर हम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेट्स सी व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल की अगर बात करें तो वर्बल में हमारे पास स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों आ जाती हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी हम जो कुछ बोलते हैं या लिख के अपना मैसेज कन्वे करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। लेकिन अगर नॉन वर्बल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज आ सकती है, इसके अंदर हमारे पास जेस्चर्स आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है या इस तरह से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ये भी है साइन लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। या दोज पीपल स्पीक दिस लैंग्वेज या यूज दिस लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हु आर डम्ब, हु कैन नॉट स्पीक, हु आर डेफ, जो लिसन भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो लिसन नहीं कर सकता वो बोल नहीं सकता, तो इसीलिए वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली वो लोग बोलते हैं। वैसे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस का नाम है, हैंड मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग। ऐसी कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कहते हैं। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, हमने ये नहीं सीखना। हमारी थ्रू आउट द वीडियोज आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ऑफ द लैंग्वेज। हम वर्बल कम्युनिकेशन को सीखेंगे कि हम लैंग्वेज के ज़रिए स्पीक करते हैं। तो हमने अगर कोई भी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज हम जो सीख रहे हैं उसके अंदर हमने स्पीक कैसे करना है, उसको हमने राइट कैसे करना है, तो दिस एरिया विल बी अवर मोस्ट कंसर्न। तो जब हम बोलते हैं, अगर देखा जाए, जब हम बोलते हैं तो इनफैक्ट वी आर uttering sound out of our mouth।
हम अपने मुंह से साउंड को बाहर निकाल रहे होते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग के वक्त हम लोग असल में कुछ लिख रहे होते हैं, लेटर्स लिखते हैं या आप कह सकते हैं वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स, और वर्ड्स के साथ साथ हमारे पास सेंटेंस बन जाता है, हम सेंटेंस लिखते हैं। वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, हम एक वर्ड में बात तो नहीं करते ना, वर्ड्स को मिला के बहुत सारे हम वर्ड्स मिलाते हैं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हेन कलेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग मैसेज। जब हम एक पूरा मीनिंग देना चाह रहे होते हैं तो वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, ऐसे ही है, या लिख रहे होते हैं, सेंटेंसेस लिखे भी जा सकते हैं, बोले भी जा सकते हैं। जब हम स्पीक कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो असल में बेसिक जो चीज़ है, हमारे मुंह से साउंड निकल रही होती है जब हम बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम राइट कर रहे होते हैं तो हम साउंड्स को नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम लोग लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, इनको प्रिंटेड सैंपल भी कहते हैं, तो उन सैंपल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से फिर हम सेंटेंसेस बना के हम लोग एक मीनिंग कन्वे कर देते हैं। बात हमारी साउंड से स्टार्ट होती है, यानी साउंड्स की कम्बिनेशन से हमारे पास वर्ड बन जाता है, वर्ड से हमारे पास सेंटेंस बन जाता है, और ये हम सारा काम करते क्यों हैं, ताकि हमारे पास एक मीनिंग बन जाए, हम अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे कर सकें, ऐसा ही है कि नहीं? तो लैंग्वेज की वो ब्रांच जो स्टडी करती है साउंड को, जिसके अंदर हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच का नाम है फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी। फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी साउंड के साथ डील करेगी। वो ब्रांच जो हमारे पास वर्ड के साथ डील करती है, उसका नाम है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। वो ब्रांच जो हमारे पास सेंटेंस के साथ डील करेगी, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। व्हाट इट? और लास्ट में है हमारे पास मीनिंग, यानी वो ब्रांच ऑफ द linguistics which deals with the meaning of a sentence, of a word. We call them pragmatics or semantic and semantic. So this phonetics and phonology जो साउंड के साथ डील करेगी। उसके बाद है हमारे पास लेटर्स, वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो है हमारे पास ये मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड कैसे है, और इसके अंदर मॉर्फीम्स हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, वो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। सेंटेंस में को जो डील करेगी वो हमारे पास सिंटैक्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, और उसके बाद आखिर में उनका मीनिंग कैसे कन्वे किया जा सकता है, आइदर उसका हिडन मीनिंग है या उसका जो ऑब्वियस या एपरेंट मीनिंग है हमें मिल रहा है, उसको हमने जो ब्रांचेस हमारे पास लिंग्विस्टिक की डील करती है वो प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक्स में आता है। यहाँ तक तो हो गई हमारी बात क्लियर। वैसे हम लोग इन दोनों को कलेक्टिवली, वर्ड्स और सेंटेंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रामर। ये पोर्शन जो है ग्रामर कवर करेगी। तो हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो टारगेटेड एरिया होगा वो ग्रामर होगी, यानी हम लोगों ने इन दिस सेशन, the session language learning journey, we will be studying, we will be focusing on this portion. हमने ग्रामर को टच करना है, बिकॉज ग्रामर एक फंडामेंटल, यू कैन से दैट इट्स अ बेसिक need of the students, because in inter level, till the inter level or after that हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि सिर्फ वो चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को, जो पेपर की हद तक महदूद हैं, जो एग्ज़ाम का हिस्सा हैं। तो ग्रामर हम कहते हैं ये उसका हिस्सा ही नहीं है, इसको कोई टच ही नहीं करता, इसलिए बाद में बच्चों को बहुत सारे मसाइल होते हैं। हम पेपर की हद तक महदूद हैं, वही रटलाइजेशन, वही क्रेमिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं। हमने इन बाउंड्रीज को, इन शैकल्स को तोड़ना है। वी नीड टू ब्रेक दीज शैकल्स एंड वी नीड टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोगों ने इन चीज़ों को, अब मैंने इन वीडियोस में मैं इनको कैप्चर कर रहा हूँ ताकि ये ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेकर जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं या आफ्टर दैट इवन जो BS ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन उनका भी कवर करेंगे, जैसे फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, ये जो अदर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक हैं, दीज ब्रांचेस विल बी कवर्ड इन आवर वीडियोस एज वेल, बट हियर in earlier videos I will discuss grammar as a major you can say the branch or the subject matter. तो मेरे नहीं, टोनी रॉबिन्स कहता होता है, टोनी रॉबिन्स कहता है कि बड़ा फेमस उसका कोटेशन है, आई लाइक्ड इट वेरी मच,
कि इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। यानी आप जब वही कुछ करते रहेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। तो अगर आप लोग ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अपने एग्जामिनेशन तक अपनी वीडियोस अपने स्टडीज़ को महदूद करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता है। यानी मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड होंगे। तो यू नीड टू ब्रेक दिस सर्कल, यू नीड टू चेंज योर माइंड्स पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ स्टडीज़। तो ग्रामर हमारा मोस्ट द टारगेटिंग पार्ट होगा हमारे ऑल द वीडियोज़ में। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ग्रामर का आज हम लोग कि ग्रामर है क्या है और हमने इसके अंदर पढ़ना क्या कुछ है। ग्रामर, अच्छा, कीप this thing in your mind that the accurate pronunciation of this word is not grammar. I heard many people saying this word or pronouncing this word as grammar, but I couldn't find. As far as I am concerned, I consulted so many dictionaries, and I also saw this. I also consulted so many teachers to ask that whether this word should be pronounced or actually being pronounced by the native speaker as grammar. So they told me I got the information from different websites. Nowadays, we people got ChatGPT पर आप इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखें, वेदर वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो वो सेम इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देगा। वो यूं इस तरह की कुछ होगी। ग्रामर R sound is not there. This is grammar actually. Grammar is the accurate pronunciation of this word. You people should be pronouncing this word, reading this word as grammar from now onward. तो ग्रामर क्या है? ग्रामर हमारे पास असल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है, रेगुलेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। यानी रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज कैसे बनता है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, उनको हम ग्रामर की हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं। ग्रामर इनके साथ डील करती है। सो if I take an example, through example I can make you understood better. So if I am writing here a sentence like he does not play cricket, और एक और सेंटेंस में लिखता हूं he do not play cricket। In these two sentences you can easily point out the mistake, but how आप कैसे इस काबिल हो गए हैं कि आप इसकी मिस्टेक निकाल सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस इसमें ठीक है। He does not play cricket, he do not play cricket, हम कहते हैं भाई ये वाला सेंटेंस ठीक नहीं है और ये वाला सेंटेंस ठीक है, कैसे पता चला हमें? These are the thing, प्रिंसिपल्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ऊपर वाला सेंटेंस हमें ठीक लग रहा है या हम ठीक बोलेंगे इसको, क्योंकि ग्रामर हैज टोल्ड अस, उसने हमें बताया है कि ये वाला सेंटेंस ठीक है। उसने हमें रूल्स बताए हैं, उसने हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, उसने सम लॉजिक्स बताई हैं कि व्हेनेवर यू हैव he, she, it or a singular name in the subject portion you will have to use the helping verb does not. Does not तब यूज होगा जब आपके पास सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स आएंगे। डू नॉट तब यूज होगा हमारे पास जब सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स आएंगे। तो ये एक्चुअली एक इट्स अ काइंड ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन टोल्ड टू अस थ्रू ग्रामर। ग्रामर ने हमें ये वाले रूल्स बताए हैं। तो ग्रामर डील करती है उन रूल्स के साथ जो लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं, जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा कैसे पहले। फिर इसके साथ रेगुलेशन मैंने लिखा हुआ है, यानी ये पैटर्न, रेगुलेशन का मतलब क्या है? पैटर्न या तरतीब, उर्दू में आप कह सकते हैं तरतीब। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं कि प्ले ही डज नॉट cricket, is this sentence correct? No, not at all, because यहाँ पर आपका रेगुलेशन, इसकी तरतीब, इसका पैटर्न ही चेंज हो गया है। आपने वर्ब को इन द बिगिनिंग ले के चले गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का एक खास पैटर्न है, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है।
तो वो रेगुलेशंस भी हमें कौन बताते हैं? ग्रामर बताती है कि यू नीड टू पुट द सब्जेक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इफ प्रेजेंट इन द सेंटेंस, and after that verb etc. So these rules and regulations are the part of the grammar. Grammar हमें बताती है कि rules क्या हैं लैंग्वेज को सीखने के और regulations क्या हैं। तो हम through those rules and regulations, हम उन principles के जरिए हम अपनी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा ग्रामर के अंदर हम इंशाल्लाह मोस्टली पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एक तो ये होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स में, उसके बाद हम टेंसेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमने वॉइस पढ़नी है और फिर नरेशन है हमारे इंशाल्लाह। नरेशन के बाद हमारे पास पंक्चुएशन वगैरह हम जरूर पढ़ेंगे, वो भी हमारी लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं। राइटिंग एक्सप्रेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद पंक्चुएशन के साथ साथ मैं बहुत सारे आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा सेंटेंस से रिलेटेड, मतलब स्लैंग्स वगैरह जिसको बोलते हैं ना, इडियम स्लैंग्स, इनसे हमारी लैंग्वेज और फ्लावरी बन जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, आपकी लैंग्वेज एडवांस बन जाएगी। तो ये हमारे मोस्टली हम लोगों ने ग्रामर के पोर्शन में इन चीज़ों को डिस्कस करना है। वोकैबुलरी आई विल बी टेलिंग यू द वोकैबुलरी ऑन द डेली बेसिस व्हिच विल बी न्यू फॉर यू। आई होप कि ऐसे लफ्ज़ जो आपने ना सुने हो, वैसे तो हर एक को वोकैबुलरी कहीं ना कहीं हद तक क्लियर होती है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। हमारा पहला जो पोर्शन होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अच्छा, इनको हम लेक्सिकल कैटेगरीज भी बोलते हैं, लेक्सिकल कैटेगरीज, और वर्ड क्लास भी बोला जाता है इसको, वर्ड क्लासेस। These three names are the synonymous words, are the terms for one another. So one more thing you need to keep in your mind, that this word is being mispronounced by most of the people. They say that this is lexical, not lexical. There is no z sound. There is sa sound. Lexical. You need to pronounce this word as lexical. So side by side, I will be telling you the pronunciation are the words which are being mispronounced by most of our society, and I will be telling you the accurate pronunciation of those words. So here, this is lexical categories. Word classes, parts of speech, these all the terms are synonymous for one another. So parts of speech को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग फर्स्ट, that what are the parts of speech, what are the word classes. Actually words are classified into different classes, divisions or groups according to the function they perform in the sentence. यानी सेंटेंस के अंदर लफ्ज जो अपना अमल शो कर रहे हैं, काम शो कर रहे हैं, कौन सा कोई फंक्शन शो कर रहे हैं, उस फंक्शन के एतबार से उसकी बेस पर हमने लफ्ज़ों को मुख्तलिफ किस्मों के अंदर, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और उन्हीं क्लासेस का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ओल्ड या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें उसमें हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके मुताबिक क्या है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग, some new linguists, or you can say that some of the linguists says that there are 9. According to the old new classification, we can say that there are 9 parts of speech or word classes in English language. And one more theory is there, that is NSM theory. According to this theory, words can be classified into 4 classes. There are only 4 classes, or the 4 group, or the 4 division of the words that we can make in a language. NSM theory क्या है, हम ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वर्ड क्लासेस ऑल ये ट्रेडिशनल मेथड के और ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक 8 कौन सी हमारे पास नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या वर्ड क्लासेस हैं, वो भी देखते हैं। तो NSM थियरी बड़ी मजे की है। इसके मुताबिक भी कौन से हैं 4, वो तो मैं भी बता देता हूँ, लेकिन यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू वांट टू लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू NSM थियरी। दिस कैन बी न्यू फॉर यू, or you wanna learn all the things, all the parts of speech or the word classes from the old or traditional concepts or the classification of these. So it's up to you. Let's discuss that what are the 8 parts of speech that the people or the old or the traditional linguists
have made, उसके मुताबिक तो पहला है नाउन, ये तो हम सबको पता है। नाउन के बाद आ जाता है प्रोनाउन, ये सारे इसकी प्रोनाउन है। फिर उसके बाद है हमारे पास वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब और कंजंक्शन एंड preposition, and the last one is interjection. So we people are if I say that I've noticed so many people pronouncing these words incorrectly. If you let me allow to pronounce these words accurately, let me do it. The first one is noun, pronoun. This is verb, not verb. R is silent here. So verb. This is not adjective or adjective. This is adjective, not jack. There is short vowel sound. Adjective is the correct pronunciation. So here is not adverb. You need not to put the stress on the verb, on the syllable, on the phonemes verb. So adverb nahi hoga, adverb. Aid, you need to put stress or extend the first syllable. Adverb is the correct pronunciation. And here this word is conjunction. Stress will be on the J or the J sound. Conjunction. This is not preposition. No, this is incorrect. This word can actually be should be pronounced this way. Preposition. This is not po. Pre is incorrect. Pre. You need to pronounce the first syllable as pre, and the second is po. Not po is incorrect. Preposition, and stress will be on the z sound. Preposition is the accurate pronunciation of this word. And the last one is stress will be on the j sound. Interjection. What it? According to the new classification, if we can say that some linguists have made, they proposed or they given their proposal about the parts of speech at the word classes that they are 9. So how they are 9 and which one is the new for them? So if I write the names of all of them, they consider the noun as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction and preposition. यहाँ तक तो सारे सेम हैं उनके भी, वो भी कहते हैं ये हैं तो हैं, लेकिन उनके साथ उन्होंने दो काम और किए हैं। एक तो इंटरजेक्शन का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया है यहाँ पे पार्टिकल्स का नाम रख दिया यहाँ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इंटरजेक्शंस के वर्ड जितने भी थे वो सारे इधर उन्होंने इंक्लूड किए हैं और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड यहाँ पर डाले हैं जिनका फंक्शन कुछ डिफरेंट है इंटरजेक्शंस की तरह से मुख्तलिफ है। तो उन दोनों तरह के लफ्ज़ों को उन्होंने इस क्लास में डाल के उसका नाम दे दिया पार्टिकल्स। और लास्ट वन उन्होंने रख दिया डिटर्मिनर्स। बाय द वे ये इंटरजेक्शन भी सिर्फ कोई छोटा खाता नहीं है कि भाई ओ वाओ अल्लास, ये 7-8 वर्ड नहीं है इंटरजेक्शन के अंदर। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी लंबी यहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा यू कैन से दैट पोर्शन है जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इंटरजेक्शन के बारे में भी वो 7-8 लफ्ज़ नहीं है बल्कि इनका डिफरेंट फंक्शन है। ये वैसे तो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड हम कह सकते हैं, ये इंटेंस फीलिंग ऑफ माइंड को शो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत फंक्शन हैं, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आफ्टर दैट। तो यहाँ पर पार्टिकल्स हमने इंटरजेक्शन को हमने पार्टिकल्स में डाल दिए। साथ में डिटर्मिनर की एक क्लास उन्होंने बना दी और इसके अंदर उन्होंने रख दी है आर्टिकल को और साथ में डिमोन्स्ट्रेटिव को। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या है ये भी हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन डिटेल। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीस थिंग इन डिटेल। आते हैं अपनी तीसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जो एनएसएन थ्योरी। और यू शुड बी नोटिसिंग दिस वर्ड दैट दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज theory. Theory is the accurate pronunciation of this word. So NSN theory says that there can be only four major division of the words. So what are those? What are the names of those? Let me write here on the board. First one is inferentials. Second one is quantifiers.
Third one is evaluator. We will be discussing these things inshallah in detail. If you people want me to teach you the NSM theory, inshallah I will tell this. According to these new classification and NSM theories are not universally accepted. They are not widely accepted. Still, we have this old traditional classification of the words and widely accepted. This is being taught in the schools and colleges. So we will be inshallah we will be discussing this portion according to the old traditional methods. But if you people say that, I will inshallah make a new video on the NSM theory, and I will describe all the words according to this classification in detail. Inferential quantifiers and evaluators. Three, and the fourth one is descriptors. These four classes have been made under the concept or the propositions of NSM theory. So आज का लेक्चर यहीं तक है. यहाँ से आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, अभी आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ मिसप्रोनाउंस वर्ड भी सीखेंगे. वैसे तो ड्यूरिंग लेक्चर जो भी आएगा वो हम लोग सीख रहे होंगे, लेकिन साइड बाय साइड मैंने रोज़ एक एट द एंड ऑफ द लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको स्लैंग सिखाऊंगा, ये इडियम्स. तो उसके साथ साथ हमने मिसप्रोनाउंस वर्ड भी रखे हुए हैं. एक तरतीब से जाएंगे तो मिसप्रोनाउंस वर्ड्स भी आपको सुना दी जाएंगे. चलिए देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन से मिसप्रोनाउंस वर्ड हैं. मैंने आज नेम्स ऑफ द डेज रखे हुए हैं और वो है हमारे पास. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वर्ड है not Monday. O sound is not there. This is Monday, and the last syllable, that is day, is not day, actually not long. You need to pronounce this syllable as day. Day. Monday is the accurate pronunciation. The second one can be more interesting for you, that this is not Tuesday. Ta sound is not there. It is actually, you can see this word, the phonetic transcription of this word in the dictionary, and you will see that these symbols are used over there. So these are actually the sounds of cha. This word will be pronounced as, इसकी pronunciation Tuesday होगी. Tuesday, not Tuesday. The third one, and this is also being mispronounced by the most of the people. Many of the people I heard pronouncing this word as Wednesday or Wednesday, but it is incorrect. Actually, this word can be accurately pronounced as Wednesday. There is Z sound here in the middle, and D is silent over here. So Wednesday is the accurate pronunciation. The fourth one is also being mispronounced sometimes, I think. Therefore, I have wrote this on the board. This is not Thursday. There is not sa sound in the middle, but za sound. Thursday, za sound in the middle. Thursday. And the fifth one is Friday. This is the simple, and there is no mistake. Friday. And this is not Saturday. This is Saturday. Saturday is the accurate pronunciation. You can see the phonetic transcription in the dictionaries, in different dictionaries, and you can also see, listen the native speaker pronouncing this word, that how they pronounce this. This is not Saturday, but Saturday. The last one is Sunday. There is no mistake in this word pronouncing the people, but there is Sunday. This is Sunday. So thank you all. Don't forget to subscribe the channel if you are interested to join me in the language learning journey.